जय हिंद दोस्तों। आज से 65 साल पहले एक वैज्ञानिक रॉकेट्स के पार्ट्स को साइकिल पर रख के लेके जा रहा था। दूसरा वैज्ञानिक हंसकर कहता, यार हम साइकिल पर रखकर अपना पहला रॉकेट ले जा रहे हैं, हम कैसे अमेरिका और रूस की बराबरी कर पाएंगे, वो तो हमसे कितना ज्यादा एडवांस है। लंबे बालों वाला पहला वैज्ञानिक कहता, दोस्त जरूरी ये नहीं कि हमने शुरुआत कहाँ से की, बल्कि जरूरी ये कि हम पहुंचते कहाँ पर हैं। इसके बाद दोनों दोस्त साइकिल को लेकर एक चर्च के पास जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद समय आता 21 नवंबर 1963 का दिन। इस दिन चर्च के पास नारियल के पेड़ में बांधकर भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। दोस्तों शुरुआत तो कुछ ऐसी हुई थी। मुट्ठी भर वैज्ञानिक थे जिनके पास बजट तक नहीं था, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इनके पास एक चीज जरूर थी, आंखों में बड़े सपने और दिल में इन सपनों को पूरा करने का जुनून। एक वो दिन था जब नारियल के पेड़ में बांधकर रॉकेट को लॉन्च किया गया था, और आज का दिन है जब इसरो ने अपना 100वां मिशन पूरा कर लिया और दुनिया को यह बता दिया कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आखिर क्या है इसरो? भारत की आन बान शान है इसरो। इसरो दिवाली के अलावा हमें पटाखे फोड़ने और जश्न मनाने के लिए मजबूर करता है। इसरो यानी 142 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से 56 इंची चौड़ा कर देने वाला नाम है इसरो। आज इसरो की वजह से पूरी दुनिया भारत को जानने लगी है। इसरो जब भी कोई काम करता है, पूरी दुनिया की नजर भारत के प्रति सम्मान से झुक जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, एक समय ऐसा भी आया था जब कुछ लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इसरो के सख्त खिलाफ थे। लोग पूछते हैं कि जिस देश में करोड़ों लोग बेघर हैं, करोड़ों लोगों को 2 वक्त तक खाना नहीं नसीब होता, न जाने कितने लोगों जो भूखे पेट सो जाते हैं, गरीबी चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जहां पर सरकारें ज्यादा नौकरी इसलिए नहीं दे पा रही, उनके पास बजट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी गगनयान मिशन को 10,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट दिया जा रहा है, जो कि यह गगनयान अगले साल 2026 में मानव को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग महंगे स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष में घूमने जा सके। क्या भारत जैसे बड़े देश को ये शोभा देता है? क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी, लोगों का पेट भर जाएगा? ऐसे ही कुछ सवाल विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों से भी पूछे गए थे, लेकिन इनकी कड़ी मेहनत और खुद पर भरोसे ने सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया। इसरो की कहानी तब शुरू होती जब इसरो को इसरो नहीं बल्कि इनको स्पार कहा जाता था। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। समय था 1960 के दशक का। भारत कुछ साल पहले आजाद हुआ था और पूरी दुनिया में अपनी पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। भारत चीन से 1962 का युद्ध लड़ चुका था। भारत में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती आबादी जैसे कई समस्याएं सूसा डाइन जैसे मुंह खोले खड़ी थी। तब भारत के वैज्ञानिकों को महसूस होने लगा कि भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे है। अगर भारत को भी उनकी तरह आगे बढ़ना हो तो साइंस और टेक्नोलॉजी को ही तरक्की का बेस बनाना पड़ेगा। भारत के वैज्ञानिकों को लगा भारत की सभी समस्याओं का हल साइंस में छिपा है। कहानी शुरू होती 1962 से। अहमदाबाद में लैब के अंदर बैठकर एक वैज्ञानिक कागज के ऊपर कुछ डिजाइन बना रहा था। रात का समय था, तभी उसी लैब में एक दूसरे वैज्ञानिक की एंट्री होती है। वो पहले वैज्ञानिक से कहता है, यार ये सपना तो बहुत बड़ा है, आर यू श्योर, क्या हम कर पाएंगे? पहला वैज्ञानिक कहता, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। अगर हम अभी कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे के ऊपर हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा। आप जानते दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? ये थे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जानते किसकी लैब में आए थे? ये थे भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई। एक ऐसा नाम जिनके दिल के अंदर भारत को स्पेस में ले जाने का सपना धड़क रहा था। डॉक्टर साराभाई ने अमेरिकी और रूसी प्रोग्राम को देखा था और उन्होंने महसूस किया कि भारत को भी स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। ये नासा से बहुत प्रभावित हुए और अपनी एक अलग रास्ता बनाने के लिए निकल पड़े। इनके कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में इसरो की नींव रखी। भारत के स्पेस प्रोग्राम में ट्विस्ट तब आता है जब इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साथ मिलता है। पूरी टीम के पास न ही बड़े संसाधन थे और न ही ज्यादा पैसे थे, लेकिन इनके पास कुछ था तो साइंस के ऊपर एक अटूट विश्वास और मेहनत करने की पूरी लगन। वो साल चल रहा था 1963 का, नवंबर का महीना था। जगह था केरल। समुद्र के पास एक चर्च के अंदर इन सबका ऑफिस बनाया गया और सभी लोगों ने काम करना शुरू किया। आगे चलकर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 15 अगस्त 1969 को इनको स्पार बन गया इसरो। इसरो एक तरफ अपना खुद का सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था और दूसरी तरफ सैटेलाइट को स्पेस में टांगने के लिए खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने की तैयारी में लग गया। इस स्पेस रथ का नाम था एसएलवी यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 30 दिसंबर 1971 को साराभाई को तिरुवनंतपुरम से बॉम्बे जाना था। इससे पहले साराभाई को एसएलवी के डिजाइन को समीक्षा करना था। कुछ काम से इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से टेलीफोन पर बात की, लेकिन बातचीत के 1 घंटे के अंदर ही पूरे देश को चौंका देने वाली घटना हो गई। साराभाई को हार्ट अटैक आ गया और सिर्फ 52 साल की उम्र में भारत के स्पेस प्रोग्राम के पिता कहे जाने वाले ने अलविदा कह दिया। साराभाई के जाने के बाद इसरो की टीम दुख से भर गई, लेकिन इनको साराभाई के विजन को पूरा करना था, इसलिए ये टीम जल्द ही पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई और 1975 में बना डाला भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। इसके बाद इस सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा गया और भारत एंट्री कर गया स्पेस की दुनिया में। डॉक्टर साराभाई का सपना सच हो गया, लेकिन उस पल को देखने के लिए हम मौजूद नहीं थे। इसरो की कहानी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। एक तरफ दुनिया के विकसित देश एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के वैज्ञानिक सिंपल चीजों और लिमिटेड बजट के साथ काम कर रहे थे। लेकिन इसरो को एक कदम और आगे बढ़ना था। इसरो को अपना खुद का लॉन्च व्हीकल चाहिए था। चैलेंज तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसरो ने कहा हमें चैलेंज एक्सेप्ट है और इसरो ने बनाना शुरू किया SLV-1 को। SLV को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा था कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर 40 किलोग्राम के पेलोड को टांग सके।
फिर आई परीक्षा की वो घड़ी। अगस्त 1979 को स्पेस में उड़ने के लिए धरती पर तनकर खड़ा हो गया और एक तेज आवाज के साथ आसमान को चीरते हुए उड़ गया। लेकिन इस लॉन्चिंग के बाद एसएलवी के वाल्व में कुछ खराबी आ गई और 317 सेकंड के बाद बंगाली खाड़ी में गिर गया। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इसरो का एटीट्यूड कुछ ऐसा था, मैं कभी फेल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। फिर इसके एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को एसएलवी ने फिर एक बार उड़ान भरा। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद SLV-2 ने 35 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जाकर स्पेस में छोड़ दिया। इस शुभ घड़ी ने भारत को उन देशों में शामिल कर दिया जिनके पास खुद के सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता थी। लेकिन इसरो की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी तो इसरो को और भी बाहुबली रॉकेट बनाना था। इसके बाद इसरो ने काम करना शुरू किया ASLV और PSLV के ऊपर। इन दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ बनाने के लिए इसरो के पास पैसे नहीं थे, इसलिए ASLV को बंद कर दिया गया और सब PSLV के ऊपर फोकस किया गया। PSLV से इसरो को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 1993 में जब पहली बार PSLV ने उड़ान भरा तो अपनी पहली उड़ान में ही फेल हो गया। लेकिन इसरो ने हार नहीं मानी और अपनी पिछली गलतियों सीखते हुए एक साल बाद फिर 1994 में दोबारा उड़ान भरा। इसके बाद तो PSLV ने सफलता का इतिहास ही रच दिया। PSLV ने अभी तक 60 से भी ज्यादा उड़ान भर चुका है, जिसमें सिर्फ 2 बार फेल हुआ है। इसने कई रिकॉर्ड बनाए। अब तक PSLV ने 50 से भी ज्यादा सक्सेसफुल मिशन पूरा कर चुका है। 300 से भी ज्यादा विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। PSLV ने 2017 के अंदर एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके नासा समेत पूरी दुनिया को हिला दिया था। PSLV ने भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 और मंगल मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। यह 1750 किलोग्राम के सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज सकता है। अब इसरो को PSLV से भी ज्यादा पावरफुल रॉकेट चाहिए था, इसलिए इसरो ने GSLV पे काम करना शुरू किया। लेकिन जब GSLV पे काम करना शुरू किया गया तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। GSLV की ताकत यह है कि यह 4000 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी सैटेलाइट को लेकर उड़ सकता है। GSLV भारत को इसलिए भी चाहिए था क्योंकि GSLV से ही भारत की कम्युनिकेशन और डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। दरअसल GSLV को सभी रॉकेट का बाहुबली कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि GSLV के अंदर एक बहुत ज्यादा ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। लेकिन 90 के दशक में जब GSLV को बनाया जा रहा था तब भारत के पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हालांकि 1991 रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी देने का वादा तो किया था, लेकिन अमेरिका ने बीच में टांग अड़ा दी। अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला और डील रुकवा दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर सेक्शन लगा दिया। कहते हैं ना, जो होता अच्छे के लिए होता है। इसके बाद भारत को अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाना पड़ गया, जिसमें कई साल तो लग गए, लेकिन भारत ने अपना खुद का इंजन बना लिया। और भारत ने भी अमेरिका और रूस को बता दिया कि हम खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना भी सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं, भारत का खुद का GPS कभी नहीं होता अगर अमेरिका भारत के आत्मसम्मान को इस तरह चोट न पहुंचाया होता। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से मदद मांगा। भारत ने कहा पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे हैं, हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का डेटा दे दो, लेकिन अमेरिका ने डेटा देने से साफ मना कर दिया। ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। लेकिन भारत ने ठान लिया कि हम अपना खुद का GPS सिस्टम बना के रहेंगे ताकि हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े। और भारत ने बना डाला अपना खुद का GPS, जिसे आज हम नाविक के नाम से जानते हैं। ये उन सैनिकों के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो दुर्गम इलाकों में रहकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं।